नमस्कार, मैं सुनील कुमार मंडल, प्रवक्ता आर इंटर कॉलेज भदोही। आज आप लोगों के लिए इस सत्र में पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था लेकर के आए हैं। ठोस अवस्था में कुछ टॉपिक मैंने ऐसे व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को डिलीवर किया है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जब तक हम बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं या क्लासरूम का माहौल नहीं बना पाते हैं तब तक आप लोगों को समझा पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकली जानकारी होनी चाहिए कि सॉलिड स्टेट में जो संकुलन क्षमता है उसमें किस प्रकार के घनीय एकक कोशिका होते हैं। और जैसे हमने इससे पहले 3 प्रकार के घनीय एकक कोशिका के बारे में बताया था, एक आद्य एकक कोशिका, एक फलक केंद्रित एकक कोशिका और एक काय केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार फिर इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ये जो एकक कोशिका है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और फिर इसमें हम अपने टॉपिक पे आएंगे संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जानने से पहले आप निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग के बारे में जानकारी रखिए। क्लोज पैकिंग, सपोज मान लो आपके पास कोई एक ठोस पदार्थ है और सबसे आसान चीज है आपके पास थर्माकोल है। थर्माकोल का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसमें आप लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये तो बाहरी स्वरूप आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसमें जो अवयवी कण है उस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर वॉल्यूम में उस कितने कण उसमें आ सकते हैं, समा सकते हैं, इसको हम कहते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है, आप वो भी ना समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, प्लास्टिक का हो या कोई भी हो, उसमें आप कोई छोटे छोटे बॉल्स डाल के देखिए कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, उस पर्टिकुलर आयतन में कितने बॉल समा सकते हैं, वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि गोलों के द्वारा उस पर्टिकुलर आयतन में घेरा गया आयतन, जितने गोले उसमें आ रहे हैं उस एक गोले का अगर आयतन आपको मालूम चल जाए तो उस सभी गोलों का आयतन निकाल करके और कुल आयतन से उसको आप डिवाइड कर देंगे, उसके अनुपात को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित आयतन में समाहित अवयवी कणों के गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन का अनुपात को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो सबसे पहले हम 3 प्रकार की जो एकक कोशिका है, यूनिट सेल है। ठीक है, यूनिट सेल भी आप लोग जानते होंगे। व्हाट इज ए यूनिट सेल? यूनिट सेल का मतलब होता है, जैसे सपोज हमारा बॉडी है, सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो इकाई है वो है सेल, कोशिका। हमारे बॉडी एक एक कोशिका, विभिन्न प्रकार की कोशिका है, लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो उसी प्रकार किसी ठोस की भी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एकक कोशिका, यूनिट सेल होती है। तो 3 प्रकार के यूनिट सेल सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 3 प्रकार के यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आद्य एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक एकक कोशिका। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में ये आपका एक क्यूबिक बना दिया, 3D में क्या बना दिया? क्यूबिक। अब क्यूबिक बन गया और क्यूबिक में हमने क्या कहा था कि प्रत्येक कॉर्नर्स पर एक एक कण होते हैं। ठीक है, 8 कोने हैं, 8 कोनों पर एक एक कण होंगे। ठीक है, और इन कणों का इस एक यूनिट सेल के प्रति योगदान 1/8 होता है। इस यहां पर जो भी कण है उसका कितना हिस्सा होता है? 1/8। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम आद्य एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक सेल, आद्य एकक कोशिका। मैंने इससे पहले जो आप लोगों को टॉपिक दिया था उसमें हमने इसके बारे में चर्चा किया था, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, आद्य एकक कोशिका। फिर सेकंड हमने बताया था फलक केंद्रित एकक कोशिका। क्या बताया था? फलक केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि 8 कॉर्नर्स में तो 8 कण है ही है, साथ में आपके सभी फलकों के केंद्र पर एक कण। इसको ध्यान से समझिए, सभी बच्चे बना लेते हैं इसको।
ठीक है, नहीं बनाना आता तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सब समझ जाओगे। ठीक है, ये तो आपका सिंपल क्यूबिक ऐसे ही बन गया। अब जितने फलक है, कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 फलक। पहला ये छत पे है, ये फर्श पे है, ये इधर वाली साइड वाली दीवार है, इधर वाली साइड वाली दीवार है, एक पीछे वाली दीवार है और एक सामने वाली दीवार है। तो ये 6 सेल के बीचों बीच में एक एक अवयवीकरण है। ठीक है, अब इसका जो हिस्सा होता है वो 1/8 हमने अभी बताया कॉर्नर होते हैं, और जो फलक के केंद्र में होता है उसका 1/2 होता है। इसे कहते हैं FCC, फलक केंद्रित एक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। BCC में क्या होंगे? जैसे BCC में सभी कॉर्नर्स पे तो एक एक कण होंगे ही होंगे, और साथ में आपके केंद्र पर, इस घन के केंद्र पर एक कण होंगे। इसे कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की कोष्ठिका के बारे में हमने आपको बताया। अब क्या है, हम इन तीनों प्रकार की एकक कोष्ठिका, जैसे आपको लग रहा बहुत बड़ा है और कण बहुत छोटे छोटे हैं, अभी मैं इसको और अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा। तो ये 3 प्रकार की एकक कोष्ठिका के बारे में बताया। अब इनकी हम संकुलन क्षमता सबकी अलग अलग निकालेंगे। ठीक है ना। अब जैसे यहां पर हमने बोर्ड पे समझाया है, अब उनको गोलों के द्वारा समझाते हैं। देखिए, जैसे सपोज ये है आपका एक 2 कॉर्नर्स पे 2 गोले, ठीक है, और ठीक इसी के नीचे अब 2 कॉर्नर्स के और 2 गोले। तो ये एक छत में उपस्थित 4 कोने हैं, 4 कोनों पर उपस्थित चारों गोलों को हमने ये दिखाया है। ठीक है, तो ये गोले क्या है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जिसे निबिड़ संकुलन कहते हैं, क्लोज पैकिंग, क्लोज यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। तो इसकी हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, कोर की लंबाई निकाल सकते हैं, और उसी की सहायता से फिर इसकी संकुलन क्षमता निकाल पाएंगे। तो समझ लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई थी, यहां से यहां तक की दूरी इन दोनों गोले के केंद्र से इस गोले के केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, इसको कोर की लंबाई कहेंगे। तो सपोज अगर हम एक गोले की जो व्यास है वो 2r है, कितना है 2r, तो 2r अगर सपोज हम यहां पे देखते हैं कि जैसे ये है, यहां से थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, यहां पर क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये क्या हुआ, इसका विकर्ण हुआ। तो विकर्ण की यहां इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी कितनी है, देखिए इसका अगर 2r मानते हैं, इसका r मानते हैं, इसका r मानते हैं, तो क्या होगा 2r प्लस r यानी कि टोटल यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी कितनी हुई, 4r। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अगर इसका विकर्ण या कोर की लंबाई या त्रिज्या निकाल लेंगे तो फिर हम इसका आयतन या घनत्व या संकुलन क्षमता सब कुछ जानकारी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से हम इसमें पहले सिंपल क्यूबिक सेल है, सिंपल क्यूबिक सेल, तो सिंपल क्यूबिक सेल में हम इसकी संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए आपको ये जैसे हमें गोलों की संख्या, हमने दूरी ज्यादा दिखाया है, छोटा दिखाया गोला, तो अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो इसको इस तरीके से बनाइए ताकि आपके गोले एक दूसरे से संपर्क में हो। ठीक है, ये इस तरीके से जब हम गोले बनाएंगे तो ये जैसे केंद्र है, ठीक है, तो आप किसी की भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे आपका गोला है, ये गोला होगा, ऐसे ही इस कॉर्नर पे भी आपके गोले होंगे,
ठीक है, इस कॉर्नर्स पे भी गोले होंगे। तो इस तरीके से हम आपको एक सिंपल क्यूबिक सेल में घनीय एकक कोष्ठिका जो है इसमें संतुलन क्षमता इस तरीके से निकालते हैं। सपोज अगर हम यहाँ इसको पॉइंट मानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स का हमने नामांकन कर लिया। नामांकन करने के बाद हमें इसकी कोर और त्रिज्या के बारे में जानकारी। कोर की लंबाई यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। एज, ई डी जी ई, एज या कोर। और इसकी लंबाई को स्मॉल ए मानते हैं, यानी कि ए बी की लंबाई कितनी हुई? ए, ठीक है। और एक जो गोला है, कॉर्नर्स है ना, कोना है, तो कोने पर स्थित गोले की त्रिज्या, गोला या अवयवी कण। देखो हमने इससे पहले अवयवी कणों के हिसाब से बात की थी, तो अवयवी कण गोले कोने पर स्थित गोला या अवयवी कण की त्रिज्या को क्या कहते हैं? आर कहते हैं, ठीक है। दो बात अगर समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक अगर हम एक रेखा से मिलाते हैं बी और डी, तो एक आपको एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब बन जाएगा तो आप किस तरीके से इसकी त्रिज्या काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये भी आपकी एक कोर है, ये भी एक कोर है, तो ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर ए, और मान लो ए डी बराबर भी ए। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जैसे मान लो ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या लिखेंगे? आप सभी लोग जानते हो, हाई स्कूल सभी लोग कर चुके हो, श्री धराचार मेथड से ए डी बी में कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि बी डी स्क्वायर बराबर वी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी डी स्क्वायर बराबर अगर ए डी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर। और यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कह सकते हैं? जैसे मान लो त्रिज्या है तो 2a स्क्वायर bd स्क्वायर, यानी कि bd बराबर क्या हो जाएगा? bd स्क्वायर बराबर इतना है, तो bd बराबर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो a अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? a अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब यहां पर दो पॉइंट होंगे। सबसे पहले आपको इसका फार्मूला देखना पड़ेगा। तो आपने इसकी BD की लंबाई निकाल ली और इसके कोर की लंबाई निकाल ली, तो इससे आपको क्या मालूम चल जाएगा कि आप इसका संकुलन क्षमता निकाल पाएंगे। तो संकुलन क्षमता के लिए आप यहां पे क्या लिखोगे कि a अंडर 2 है BD बराबर, तो आप इसके गोले की लंबाई, देखिए इसमें संतुलन क्षमता निकालने के लिए आपको त्रिज्या और कोर की लंबाई की जरूरत है। तो आपको इतना कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि त्रिज्या और कोर की लंबाई का सीधा सीधा संबंध निकल रहा है, ठीक है। तो त्रिज्या और कोर, यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि एक गोला दूसरे गोले के केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कोर। तो कोर बराबर क्या हो गया कि यहां से इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी? r होगी, और इसकी गोले की त्रिज्या r होगी, तो a बराबर 2r हो गया। कितना हो गया? 2r। तो जब यहाँ पे हमें कोर की लंबाई और त्रिज्या मालूम चल गया, तो हम त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं? a/2। तो इसी से काम चल जाएगा, तो हमें आगे कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम इस त्रिज्या की सहायता से इन संकुलन क्षमता में जितने गोले हैं उसका आयतन निकाल सकते हैं,
ठीक है ना। तो गोले का आयतन और क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये अब हमें ये देखना है कि ये जो सिंपल क्यूबिक सेल है इसमें कितने गोले हैं। तो इसका एक फार्मूला हमने आपको बताया था इससे पहले वाले टॉपिक पे कि 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स का 8वां हिस्सा यानी कि इसमें एक गोला, तो एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना, एक गोले का आयतन हो गया। अब इस घनीय एकक कोष्ठिका जो सिंपल क्यूबिक सेल, तो घनीय एकक कोष्ठिका यानी कि घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन आप लिख लीजिए, घन का आयतन है ना, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है a क्यूब, होता है ना, जो कोण होता है लेकिन भुजा की घात 3, ये घन का आयतन, ठीक है। तो उसी सूत्र में रख करके संकुलन क्षमता वाला जो फार्मूला हमने बोला है, तो संकुलन क्षमता वाला जो फार्मूला है उसमें क्या है कि गोलों के द्वारा, उस संकुलन क्षमता में जितने गोले हैं, गोलों के द्वारा संकुलन क्षमता बराबर गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे घन का आयतन गुणा 100, ठीक है ना। ये फार्मूला समझ लीजिए, संकुलन क्षमता बराबर गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे घन का आयतन। गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन कितना हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन कितना a क्यूब, ठीक है। तो इसी सूत्र में रख दो 4/3 पाई का मान यहाँ पे पाई आर क्यूब इंटू a क्यूब बराबर इंटू 100, ठीक है। आयतन हमें 100 से अनुपात निकालना पड़ेगा। अब a बराबर हमारे पास क्या है 2r, तो a के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, सबका वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते जाए, ठीक है, और इसी न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते जाए। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7, सभी बच्चे जानते हैं r क्यूब, और यहाँ पे 3 है, और a का मान हम क्या रखेंगे 2r का क्यूब इंटू 100, ठीक है। आ रहा समझ में, तो 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 2 to the 4, 4 to the 8 आर क्यूब इंटू 100। तो ये आपका आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और इससे 4 to the 8, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11, ठीक है। तो आपको अब 1100 अपॉन 21, ठीक है, ये हो जाएगा, और इसको डिवाइड करके देखिए, लगभग 52.4%। इसकी संकुलन क्षमता कितनी है 52.4%। समझ में आ गया। अब ये जो अभी हमने इससे पहले बनाया था वो हमने मिटा दिया है, तो इसमें जैसे यहाँ पे समझ लो ये आपका सिंपल क्यूबिक सेल है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक सेल में गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन कितना है 52.4%। तो इसमें वॉइड सेल लिखा हुआ है, छिद्र यानी कि खाली स्थान कितना, तो खाली स्थान यानी कि वॉइड्स, छिद्र जिसे कहते हैं, ठीक है। वॉइड्स कितना हो गया 100 माइनस 52.4, ठीक है। इससे आप छिद्र निकाल देंगे, इतना हो जाएगा। वॉइड्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा 47.6% इसमें खाली स्थान है। तो इस तरीके से आपने सिंपल क्यूबिक सेल में गोलों के द्वारा जो संकुलन उत्पन्न किया गया वो कितना 52.4% निकाला, और उसमें जो वॉइड्स रह गया, खाली स्थान रह गया, वो 47.6% रह गया, ठीक है।
ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में आपने संकुलन क्षमता और उसमें उपस्थित छिद्र वॉइड्स के बारे में आपने जानकारी कर ली, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में संकुलन क्षमता निकाल के बताएंगे। धन्यवाद।